आइए जरा उन यादगार पलों को याद करते हैं। जिस किसी भी व्यक्ति से पूछो वो यही कहता है कि बचपन मेरा सबसे सुनहरा। 9 लोगों की टोली थी कि रायपुर किसी दूसरे के लिए आई थी सहयोग करने के लिए। छाया वर्मा का आखिरकार जीवन काल कैसा रहा। नमस्कार, News+21 में आप सभी का स्वागत है। जमावड़ा News+21 का वह खास शो जहां जनता के विचार और सत्ता के दावेदारों से सवाल किया जाता है। आज के हमारे इस खास प्रोग्राम में छत्तीसगढ़ की राजनीति में एक नारी के रूप में जिन्होंने महत्वपूर्ण अपना कदम इस समय हासिल कर लिया है छत्तीसगढ़ की राजनीति में, आज हमारे साथ मौजूद हैं राज्यसभा सांसद छाया वर्मा जी। मैम बहुत बहुत स्वागत आपका। नमस्कार। नमस्कार। सब कुछ शुरू करूं उससे पहले आइए जरा उन यादगार पलों को याद करते हैं। जिस किसी भी व्यक्ति से पूछो वो यही कहता है कि बचपन मेरा सबसे सुनहरा। आइए सबसे पहले जानते हैं राज्यसभा सांसद छाया वर्मा जी से आखिरकार उनका बचपन कैसा रहा। देखिए, जो बीत जाता है वही अच्छा लगता है और संभवतः बचपन बीत जाता है तो अच्छा लगता है। जब बचपन में थे तब लगता था कि काश हम बड़े होते तो ये करते वो करते, लेकिन बीता हुआ पल सबको अच्छा लगता है। सबका बीता हुआ पल सुनहरा होता है और ठीक वैसा ही मेरा भी बचपन बहुत अच्छा रहा और अभी भी लगता है कि काश मैं बचपन में लौट जाऊं। स्कूली शिक्षा की अवस्था, प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा आपकी कहाँ होती है, शुरुआत कैसे होती है आपकी? मेरे पिताजी प्रिंसिपल थे, टीचर रहे, उसके बाद प्रिंसिपल बने और वो दुर्ग जिले के पाटन नगर पंचायत में टीचर थे। तो निश्चित रूप से मैं अपने माँ पिताजी के पास रही और मेरी प्रारंभिक शिक्षा पाटन के ही स्कूल में थी। अच्छा छाया वर्मा जी, ये बताइए, सामाजिक कार्य तो आपने शुरू किया, तमाम चीजें आपने की समाज के लिए, लेकिन क्या आपने भी गांव में बच्चों के साथ खेल खेलना, तमाम जो ग्रामीण खेल होते हैं उसमें आपने रुचि दिखाई? निश्चित रूप से मैं एक ग्रामीण परिवेश से हूँ और दुर्ग जिले का सिलघट गांव मेरा मायके है। मेरे दादाजी समाज सेवक थे और जिसको गांव में वैद गौंटिया ऐसा बोलते थे। तो एक सेवा भावना बचपन में थी और बचपन में तो हम खूब खेलते थे, तालाब में नहाना और तालाब के पार में दोपहर घूमना, कार्तिक में कार्तिक नहाना, तो बेलपत्ता और फूल के लिए पूरा गर्मी में दोपहर भर घूमते रहते थे। और जैसे गांव का बचपन होता है वैसा हमारा बचपन भी बीता है। और स्कूल बहुत दूर था तो बस्ता लेके स्कूल जाना, तमाम ग्रामीण परिवेश को मैंने जिया है। वो 2-4 आपके सखे संबंधियों के नाम जो आज ये वीडियो देखेंगे दर्शकों, वो जाने करके कि हाँ आज भी उनको याद है। एक 5वीं क्लास में मेरे साथ एक खैरुन्निसा करके लड़की थी। हम 2 ही लड़कियां थे और 7 लड़के थे। 9 लोगों का 5वीं क्लास था मेरा सिलघट में और 9 में हम 2 ही लड़कियां थे और सभी लोगों का नाम याद है, सभी लोग मिलते भी हैं। कभी भी मैं अपने मायके जाती हूँ तो उनसे मुलाकात होती है। 9 लोगों की टोली थी, दुर्ग के एक छोटे से गांव से निकलती हैं छाया वर्मा। शादी होता है तिल्दा, क्योंकि पति का वहाँ पे सरकारी नौकरी था, तबादला तिल्दा होता है, तिल्दा पहुँचती हैं। अब शुरू होती है राजनीति की असली कड़ी। तिल्दा के लोगों से बातचीत होती है, वहाँ कई लोगों को शिक्षा दीक्षा, प्रारंभिक उनको नारी शक्ति के तमाम चीज़ों को सशक्तिकरण के माध्यम से बहुत ऊंचाई तक पहुँचाया जाता है। अब धीमे धीमे उन अंदरूनी इलाकों में छाया वर्मा का नाम की चर्चा तेजी से होने लगी थी। कैसे शुरू होती है राजनीति तिल्दा में? देखिए, मेरे हस्बैंड डॉक्टर ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर थे और उनकी पोस्टिंग गांव में हुआ करती थी। और चूंकि हम ग्रामीण परिवेश के थे तो गांव मुझे कभी भी बुरा नहीं लगा, अच्छा ही लगा। पहले उनकी पोस्टिंग मांडर में थी और बहुत अंदर गांव बस्ती में हम रहते थे और उस बस्ती में ना अच्छे से कोई साधन सुविधा नहीं था, फिर भी हम वहाँ रहे और बहुत बढ़िया रहे, एंजॉय किए। और उस समय को बिताने के लिए मैंने बहुत सी महिलाओं को साक्षर किया, जिसमें लड़कियां भी थी। तो उसमें से 22 लोगों को मैंने साक्षर किया। उसमें से कुछ लड़कियां आगे पढ़ के नर्स बनी और जो महिला टीम थी वो रामायण मंडली बनाई और बहुत से महिला समूह के लिए मैं काम करती रही। इसके लिए मुझे 80 में समाज सेवा के क्षेत्र में शासन द्वारा पुरस्कृत किया गया। तो वहाँ से थोड़ी मेरी पहचान बनी। चूँकि ट्रांसफ़र वाला सर्विस था, वहाँ से हमारा ट्रांसफ़र हो गया। ट्रांसफ़र होके हम तिल्दा आ गए। तिल्दा आए तो तिल्दा थोड़ा कस्बा था, मांडर से बड़ा जगह था। तो तिल्दा में आने के बाद मैं देखी कि एक सामाजिक गतिविधियों में मैं खुद इन्वॉल्व हुई और थोड़ा बड़ा जगह होने के कारण लोग थोड़ा ज़्यादा जानने लगे। और चूंकि मेरे हस्बैंड डॉक्टर हैं तो बहुत लोगों से मिलना जुलना उनका होता था, तो मेरा भी दायरा बढ़ा उनके साथ साथ।
और समाज से जुड़ी और समाज के बहुत सारे पद में पदाधिकारी बनी। उसी समय मुझे एल्डर में नियुक्त किया गया और ब्लॉक महिला कांग्रेस की मैं अध्यक्ष बनी कांग्रेस पार्टी में। क्योंकि मेरा परिवार हमेशा से कांग्रेसी परिवार रहा है, कहीं न कहीं मेरे दादाजी, मेरे ससुर ये सब कांग्रेस का ही प्रचार प्रसार करते थे और हमेशा सुर्खियों में रहे सेवा के क्षेत्र में। तो मैंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन किया और एक मेरी फ्रेंड थी, एक बहुत बढ़िया वाक्य मैं आपको बताना चाहूँगी। एक मेरी फ्रेंड है, वो जिला पंचायती राज में महिला आरक्षण था, तो जिला पंचायत की वो चुनाव लड़ रही थी, रायपुर की रहने वाली। तो वो मुझे अपना प्रस्तावक बनाने के लिए तिल्दा से बुलाई रायपुर, और मैं उसका प्रस्तावक बनने के लिए रायपुर आई और मुझे राजनीति का ABCD कुछ भी नहीं मालूम था। प्रस्तावक बनने के लिए यहाँ आई तो देखी कि ये गांव में महिला आरक्षण है जिला पंचायत क्षेत्र में और इधर भी महिला आरक्षण है। तो वहीं से मैं अपने हस्बैंड को फ़ोन लगाई कि मैं भी फॉर्म भर दूं क्या। तो मेरे हस्बैंड बोले हम तो सर्विस वाले हैं, हमारे घर कोई राजनीति नहीं है, तुम्हारी इच्छा है तो भर दो और नाम वापसी का किसी को लेटर देके आ जाओ। तो मैं उसमें भर दी, नामांकन भर दी और दूसरे को प्रस्तावक बना के वहीं पे रायपुर में ही तुरंत, और एक क्षेत्र से मैं अपना नामांकन भर के वापस तिल्दा चले गई। 2-3 दिन बाद मैं देखती हूँ कि उसमें और जितने लोग उस क्षेत्र के लिए नामांकन भरे थे सब अपना नाम वापस ले लिए, कांग्रेस के जो लोग थे। तो मुझे मजबूरी में चुनाव लड़ना पड़ा और जब मैं चुनाव लड़ी तो एक तरफा जीती। और उस समय मुझे पता नहीं था कि रायपुर जिला पंचायत के लिए महिला आरक्षण है, और मैं रायपुर जिला पंचायत राजधानी की जिला पंचायत की अध्यक्ष बन गई। क्या सफर रहा, जरा सोचिएगा आप। कितना बोलना बहुत आसान लग रहा है कि मैं जिला पंचायत का एक तरफा चुनाव जीत गई। वो एक संघर्ष था आपका तिल्दा में, लोग आपको ग्रामीण अंचल से जानना शुरू कर दिए थे। तमाम छोटे छोटे कस्बों में लगातार जो आप लोगों से मिल रही थी, चाहे वो कीर्तन के माध्यम से मिल रही थी, जिस प्रकार से भी मुलाकात हो रही थी, अंदरूनी इलाकों में लोग जानने लगे थे। अच्छा, एक बड़ा ही सुंदर वाकया जो बताई मैम ने, मुझे नहीं लगता कि आज से पहले आप सभी दर्शक ये सुने होंगे कि रायपुर किसी दूसरे के लिए आई थी सहयोग करने के लिए और वहाँ से अपने लिए पर्चा भरा और तिल्दा से जो है जिला पंचायत की सदस्य बनी, उसके बाद अध्यक्ष भी बनी। उसके बाद का सफर कैसा रहा मैम राजनीति में? उसके बाद मैंने समाज का जो पद था और दूसरे पद थे वो सब छोड़ के मैं फिर पलट के नहीं देखी, फिर राजनीति में ही पूरा अपना समय बिताया और राजनीति में ही काम करते रही। और सही मायने में अगर मैं बताऊं तो महिलाओं के लिए राजनीति बहुत कठिन डगर है, और उस समय तो और भी बहुत कठिन था। मैं एक गांव की पली बढ़ी, हालांकि पढ़ी लिखी समझती सब थी, लेकिन जब मैं रायपुर जैसे राजधानी में जिला पंचायत की अध्यक्ष बन के बैठी और यहाँ पर कलेक्टर लोग हमारे सचिव हुआ करते थे उस समय, और जब जिला पंचायत में कोई इशू रखना होता था, कोई बात रखनी होती थी, तो कोई मानने को तैयार नहीं होता था। मुझे बहुत संघर्ष करना पड़ा और हर चीज को बार बार जब मैं बोलती थी नहीं ये सही है, आप बोल रहे हैं वो गलत है, मैं बोल रही हूँ वो सही है, उसके लिए बहुत संघर्ष की, तब जाके अधिकारी मानते थे और तब जाके काम होता था। तो महिलाओं को आज भी मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है, आज मैं राज्यसभा की सदस्य हूँ, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि आज भी महिलाओं को दोयम दर्जे के साथ देखा जाता है। हालांकि बहुत सारे विकास हुए, महिलाओं के लिए आरक्षण भी मिला है पंचायती राज में, नगरीय निकाय में, और सब पार्टियां बोलती हैं महिलाओं को आगे लाओ आगे लाओ, लेकिन आज भी महिलाओं को दोयम दर्जे से देखा जाता है। मैं आपको रोकूंगा, दोयम दर्जे की बात हो रही, मैं उस घटने का जिक्र तो नहीं करना चाह रहा था, लेकिन अपने दर्शकों को बताना चाहता हूँ उस दौर में जब आप अभी फिलहाल आज से 1 साल पहले की बात कर रहा हूँ, राज्यसभा में वो धक्का मुक्की होती है, आपने भी प्रेस वार्ता के माध्यम से बताया था, क्या कुछ हुआ था, थोड़ा सा बताने का प्रयास करेंगे क्या आप लोगों के साथ? देखिए, वो घटना बीत गई और उस घटना में हम बहुत सारी बात, उस समय बहुत सारी बाइट दिए, बहुत सारी जानकारी दिए। वो कोई इतना बड़ा इशू नहीं था जितना मीडिया के माध्यम से, जितना लोगों के माध्यम से प्रसारित किया गया, क्योंकि राजनीति का स्वभाव ही है अपनी बात को मनवाना, अपनी बात को रखने के लिए जोर दे के कोई बात को बोलना, ये नेचुरल प्रोसेस है। और उस नेचुरल प्रक्रिया के दौरान, क्योंकि राज्यसभा का जो गैलरी है, बीच का जो जगह है, वो बहुत छोटा रहता है, तो उस बात में ही कुछ थोड़ी मोड़ी धक्का मुक्की हुई थी। जिला पंचायत का सदस्य फिर जिला अध्यक्ष बनती हैं, फिर अब लगता है राजनीति में एक कदम और आगे चलते हैं और पहुंचती हैं विधानसभा के कदम पर। क्या कुछ तैयारियां की थी, किससे टक्कर था और कौन सा दशक था वो, और आपको दरसीवा, अगर मैं सही हूं तो दरसीवा विधानसभा आपको मिला हुआ था उस समय, क्या कुछ तैयारियां थी, क्या कुछ हुआ था उस समय?
देखिए, मेरी तैयारी बिल्कुल भी नहीं थी। मेरा जिला पंचायत क्षेत्र खरोरा बेल्ट था और जो धरसींवा विधानसभा में नहीं आता था। मैं तिल्दा में रहती थी, वो क्षेत्र था धरसींवा विधानसभा का। उस समय विद्याचरण शुक्ल जी एनसीपी पार्टी बनाए थे, नई पार्टी बनी थी और जोगी जी उस टाइम मुख्यमंत्री थे। तो क्योंकि नाम बड़ा था, जिला पंचायत की अध्यक्ष थी और धरसींवा में विधान मिश्र जी विधायक थे, फर्स्ट टाइम के विधायक थे और तेज तर्राट, जैसा कि आज भी उनका स्वभाव सब लोग जानते हैं, वैसा थे वो। उस टाइम तो और भी ज़्यादा थे और वो राज्य मंत्री थे। उनकी टिकट जोगी जी ने काट के मुझे टिकट दिया, तो संघर्ष तो वहीं शुरू हो गया था। एक तो मेरा उतना वो कार्यक्षेत्र नहीं था और मिनिस्टर की टिकट काटे और नई पार्टी थी विद्याचरण शुक्ला जी की, तो बहुत सारे संघर्ष के कारण मुझे उसमें पीछे होना पड़ा। मैं हार गई थी विधानसभा चुनाव। ठीक, उसके बाद लोकसभा के लिए भी दो बार नामांकन होता है। क्या कुछ हुआ था उस समय, क्योंकि बार बार नामांकन करी थी, महिला होने के कारण ऐसा कुछ हो रहा था या फिर कुछ ऊपरी दबाव था जिसके कारण जो है लोकसभा का टिकट नहीं मिल पा रहा था आपको? देखिए, लोकसभा में जिस तरह से टिकट मिला, कटा, फिर मिला, फिर कटा, 2-3 बार ऐसा हुआ और 1 महीने का अंतराल रहा उस बीच। टिकट मिलने से और कटने के बीच 1 महीने का अंतराल रहा, तो उस 1 महीने में मैंने रायपुर लोकसभा के पूरे विधानसभा का दौरा कर लिया था। पूरी मानसिक रूप से प्रिपेयर हो गई थी, पूरी तैयारी थी। जिस दिन बी फॉर्म जमा करते हैं उस दिन बी फॉर्म दूसरे के नाम से आया, तो थोड़ी सी आहत तो हुई, थोड़ी सी धक्का लगा मुझे, थोड़ा क्या बहुत धक्का लगा। 90 के 90 विधानसभाओं में आपने उस समय सफर कर लिया था सब जगह? नहीं, कम था। अच्छा, रायपुर के सभी विधानसभाओं में? रायपुर लोकसभा की टिकट थी, तो सभी विधानसभा में मेरा दौरा हो गया था। जो क्षेत्रीय विधायक थे, जैसे धनेन्द्र साहू जी थे, तो उनके साथ पूरा दौरा, जो विधायक थे उस क्षेत्र के, उनके साथ पूरा लोकसभा में दौरा कर ली थी, क्योंकि टाइम भी बहुत लंबा था। और एकाएक जिस दिन बी फॉर्म जमा करते हैं उस दिन बी फॉर्म दूसरे के नाम से आ गया। उसके बाद राज्यसभा की बातचीत कहाँ से छिड़ी जंग? अंदरूनी पार्टी के लोगों से बातचीत हुई या आपने सीधा आकर के कहा कि नहीं अब मुझे राज्यसभा जाना चाहिए? कैसे हुई कुछ बातचीत? देखिए, राज्यसभा तो न मैं सोची भी नहीं थी, न कल्पना भी नहीं की थी कि राज्यसभा मुझे मिलेगा। ये 2 बार ऐसा हो गया था मेरे साथ लोकसभा का। एक बार तो ओपनली हुआ, उसके पहले जो सीनियर लीडर थे वो जानते थे कि लोकसभा के लिए इसका टिकट हुआ था, लेकिन इन समय में दूसरे को मिला। ये सीनियर लीडर लोग जानते थे, मैं भी जानती थी, पर ओपन नहीं हुआ था, प्रेस में नहीं आया था, तो नहीं जाने लोग। तो हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया जी का कहना था कि आप 2 बार इसको लोकसभा के लिए टिकट देते हो और आखिरी में काट देते हो इसका टिकट, तो मैं इसको सीधे राज्यसभा में लेके आऊंगी। तो ऐसा कह के सोनिया जी, हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष, ने सीधे मुझे राज्यसभा में लाया। फिर उसके बाद राज्यसभा पहुंचती हैं और कुछ दिन पहले चर्चाओं में खूब रही अपने भाषण के लिए। अच्छा, कहाँ देखती हैं महिलाओं को, खास करके राजनीति में? छत्तीसगढ़ राज्य की महिलाओं को आप कहाँ पाती हैं, जहाँ 29% आदिवासी रिजर्व सीट है? क्या लगता है कहाँ है महिलाएं? देखिए, मैं तो शुरू में ही आपको बता दिया कि महिलाओं को आज भी दोयम दर्जे से देखा जाता है। क्यों महिलाओं को महिला बाल विकास निधि मिलता है, दूसरा विभाग क्यों नहीं मिलता? छत्तीसगढ़ की बात नहीं है, कोई भी किसी भी राज्य के, पूरे भारत के वो पे मैं बात कर रही हूँ। चाहे राज्यसभा में देख लीजिए, चाहे लोकसभा में, जब बजट पेश होता है तो बजट बड़े बड़े दिग्गज लोग बोलेंगे, महिलाएं क्यों नहीं बोलेंगी बजट पे? मैं तो खूब लड़ाई करती हूँ, मैं क्यों नहीं बोल सकती बजट पे? क्या मैं महिला हूँ इसलिए नहीं बोल सकती? हालांकि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी हैं, लेकिन वित्त मंत्री का अपना कुछ चलता नहीं है, उनको जो पेपर बना के देते हैं उन्हीं को वो पढ़ देती हैं। तो कहीं ना कहीं मेरी जो मानसिकता है, मुझे जो लगता है कि महिलाओं को आज भी राजनीति में कम मूल्यांकन होता है, जितना पुरुषों का होता है उतना महिलाओं का मूल्यांकन नहीं किया जाता। आपकी स्तर से क्या लगता है मैम, क्या कुछ करना चाहिए जिससे छत्तीसगढ़ राज्य नहीं पूरे देश की जो महिलाएं हैं जो वो राजनीति में जो है अपना पैर पसारें और अच्छे से पसारें और उनको भी महत्वपूर्ण जो है पद मिले? देखिए, आज परिस्थिति बहुत बदली है। कहते हैं ना कि जब बच्चा चलना सीखता है तो पहले घुटने के बल चलता है, फिर बैठता है, फिर दौड़ता है। तो महिलाओं की स्थिति आज वही है। आज वो धीरे धीरे चलना सीख रही हैं और निश्चित रूप से आने वाले समय में जब लोगों को भरोसा हो जाएगा, आप देखिए पंचायती राज में जितने भी ग्राम पंचायत हैं उसमें आरक्षण तो 50% है, लेकिन उससे ज्यादा सीटों में महिलाएं जीत के आई हैं। और एक चीज आप देखेंगे दुबे जी, जहाँ पर महिला जीत के आती है, चाहे वो पंचायत हो, जनपद हो, जिला हो,
इवन विधानसभा लोकसभा हो, वहाँ पे आपको भ्रष्टाचार कम देखने को मिलेगा। वहाँ पे लोगों से जो महिला जनप्रतिनिधि होती है वो लोगों से आत्मीयता से मिलती है। काम हो ना हो अलग बात है, पर मेल मुलाकात है, लोगों से मिलना जुलना है, बहुत आत्मीयता से मिलना होता है और काम भी होता है। जो सिस्टम में काम है वो तो होता ही होता है और भ्रष्टाचार बहुत कम होता है। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में जितना ज़्यादा महिलाओं को प्रतिनिधित्व मिलेगा, देश में भ्रष्टाचार उतना ही ज़्यादा कम होगा। अपवाद को आप छोड़ दीजिए, अपवाद सब जगह रहता है, वैसी कुछ महिलाएं अपवाद भी रहती हैं, उसको हम नहीं गिनते। जनरली जो नियम है, आने वाला समय महिलाओं के लिए बहुत बेहतर होगा, ये मुझे विश्वास है और भ्रष्टाचार कम होगा, ये भी मैं जानती हूँ। केवल और केवल महिलाओं के माध्यम से भ्रष्टाचार कम होगा। पूरे भारत देश के अकॉर्डिंग बात कर रही हूँ मैं, न केवल। ठीक है मैम, 2 सवाल और लूंगा। एक थोड़ा सा पर्सनली सवाल है, समझिएगा। जब सामाजिक क्षेत्र से में पहुंच गई, पैर रख लिया आपने, राजनीतिक जीवन में पैर रखा, तो 2 चीज़ें आई होंगी सामने। एक तो पारिवारिक जीवन आपका, और दूसरा जो आप चिकित्सा से जुड़ चुकी थी, क्योंकि आपके पति चिकित्सा क्षेत्र से थे, तो दोनों को आपने कैसे मैनेज किया और साथ साथ सामाजिक कामों को भी? देखिए, सामाजिक तो होते रहता है। आज मैं राजनीति में हूँ तो भी समाज के कोई अधिवेशन होता है तो बस अधिवेशन में जाती हूँ, अपने विचार रख के आ जाती हूँ। पहले मैं समाज के पदों में भी रही, लेकिन राजनीति में आने के बाद पद को मैंने छोड़ दिया। मैंने कहा कि राजनीति का पद है मेरे पास, समाज में मैं काम करूँगी, सेवा करूँगी। और पति, जहाँ तक पति मेरे डॉक्टर हैं, तो मुझे इतना फ्रीडम मिला है उस मामले में। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझती हूँ कि जब मैं शादी होके आई और गाँव में रही, तो मेरे हस्बैंड दूर बिलासपुर के बहुत आगे गांव में पोस्टिंग थी। तो शुरू में 2 साल मैं अपने सास ससुर के साथ रही। तो मेरी सास बोलती थी कि मेरी बहू पढ़ी लिखी आई है, ये रामायण सुनाएगी सबको। तो हर चौक चौराहे में शाम के समय मुझे बैठा बैठा के रामायण पढ़वाती थी। अच्छा, चौक चौराहों में रामायण रामचरितमानस करते थे आप? तो गाँव था वो भी, किरना ग्राम पंचायत किरना है। तो ये मेरा सौभाग्य रहा कि मुझे सास ससुर का भी उतना ही फ्रीडम मिला जितना मेरे माँ पिताजी का मिला था। अच्छा, अब अंतिम सवाल ये लूंगा मैम कि आपने जिला पंचायत से लेकर के, यानी अंदरूनी जो कहते हैं शुरुआती कदम था, वहां से लेकर के राज्यसभा तक आप पहुंच चुकी हैं। अब आप अपने आप को कहाँ पाती हैं और भविष्य में क्या कुछ प्लान है आपका? देखिए, मैं प्लान के बारे में तो कुछ नहीं कहूँगी, क्योंकि राजनीति अपने हिसाब से नहीं होता। राजनीति हमारे लीडर जो चाहते हैं उस हिसाब से चलता है। मैंने राज्यसभा का नहीं सोचा था, राज्यसभा में आई। जिला पंचायत का नहीं सोची थी, जिला पंचायत की अध्यक्ष बनी। मेरा ये मानना है, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, महिला हो चाहे पुरुष हो, जो आपको जिम्मेदारी मिली है उसको आप तन्मयता से, ईमानदारी से, साफ गोई से करेंगे तो निश्चित रूप से आप आगे बढ़ेंगे और आपको आगे आगे पद मिलते जाएगा। मैं स्वयं अपने आप को उस जगह पे फिट पाती हूँ कि आप बिलीव नहीं करेंगे, मैं जिला पंचायत रायपुर की अध्यक्ष थी, उसके बाद मैं जिला ग्रामीण की महामंत्री बनी। मतलब एक कैबिनेट मंत्री का दर्जा होने के बाद मैं नीचे का पोस्ट ली। तो मेरा ये सोचना था कि पोस्ट कोई भी हो, जगह कोई भी हो, आप ईमानदारी से काम करेंगे तो आप आगे बढ़ेंगे। चलिए मैम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका बातचीत करने के लिए। जैसा कि आपने देखा, आज हमने छत्तीसगढ़ राज्य की राज्यसभा सांसद छाया वर्मा जी से मुलाकात की, खास बातचीत की। इस जमावड़े के खास प्रोग्राम में हमने जानने का प्रयास किया कि आखिरकार छत्तीसगढ़ की राजनीति में इतना बड़ा कदम पैर पसार चुकी छाया वर्मा का आखिरकार जीवन काल कैसा रहा, प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा कैसी रही और उसके बाद वो कैसे जो है इस राजनीति के प्रचंड जो है, जिसको कहते हैं एक बड़ा लंबा, एक बड़ी राजनीति में कैसे वो धीमे धीमे एक के बाद एक सीढ़ियाँ चुनती गई। तमाम चीज़ें उन्होंने बहुत ही बारीकी से हमारे सभी दर्शकों को आपको बताने का प्रयास किया और हमने आपके सभी प्रश्नों को पूछने का बहुत ही शालीनता के साथ प्रयास किया। और कैसा लगा मैम आपको News+21 के इस खास प्रोग्राम में बातचीत? बहुत अच्छा लगा, और अच्छा इसलिए भी लगा कि आपने कोई घुमावदार प्रश्न नहीं किया और साफ गोई से आपने प्रश्न किया और उतनी ही ईमानदारी से मैं उसका जवाब दी। बहुत बहुत शुक्रिया। कैमरा पर आज हमारा साथ दे रहे थे दिलीप कुमार सिन्हा जी, और आज हमने आपको उन सभी महत्वपूर्ण चीज़ों से रूबरू कराया कि आखिरकार राजनीति में क्या चल रहा है, खासकर महिलाओं को लेकर, महिलाओं को कैसे काम करना चाहिए, खासकर छत्तीसगढ़ की महिलाओं को, कि आखिरकार यदि आपको राजनीति में कदम रखना है तो कैसे कैसे आपको बढ़ना होगा और वर्तमान स्थिति क्या है देश में महिलाओं की राजनीति में। तमाम चीज़ों पर बातचीत हुई जिसका बहुत ही बारीकी से मैम ने जवाब दिया। कैमरामैन दिलीप सिन्हा के साथ अविनाश दुबे, रायपुर, छत्तीसगढ़।